इनके जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसपे पीसीबी सबसे ज्यादा पैसे कमाता है, उसका लिंक दाऊद इब्राहिम के साथ है। ईरान, रशिया, चाइना और उत्तर कोरिया के एडवाइस पे चल रहा है। पाकिस्तान अमेरिका के बहुत क्लोज है, तो कुछ भी काम निकलवाना होता है तो वो अमेरिका के पास पहुंच जाता है कि आप हमारी हेल्प करिए। तभी शोएब अख्तर के भाई की डेथ पे लश्कर तैयबा के टॉप टेररिस्ट वहां पे मौजूद थे। इनका माई बाप एक ही है, वो है अमेरिका। तो ये उसके पैरों पे गिर जाते हैं और पैरों पे गिरने के बाद कहते हैं कि आप हमें बेशक नीलाम कर दो पर फिलहाल लोन दिलवा। नमस्कार। रण क्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राव अख्तर पांडे। रण क्षेत्र में आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो अब आगे किस तरफ बढ़ रहे हैं। इसके साथ ये भी खबर आ रही है कि अक्टूबर में पेरिस में होने वाली FATF की बैठक पे भारत वो तमाम सबूत रखेगा जो ये साबित करेगा कि पाकिस्तान आज भी आतंकवाद का गढ़ है। इसके क्या मायने हैं, FATF क्या होता है, इसके साथ ये भी जानेंगे कि अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहे शांति वार्ता के बीच में ईरान के कुछ और बयान आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के कुछ और। इन सभी पहलुओं पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मेजर समरपाल सिंह तूर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद राम। जय हिंद सर। सर, सबसे पहला सवाल यही कि भारत जो अक्टूबर में FATF की बैठक होने वाली है उसमें इस तरह की खबरें आ रही हैं कि तमाम सबूत रखेगा और दुनिया को एक बार फिर से बताने की कोशिश करेगा कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। इस खबर को आप कैसे देखते हैं? देखिए राम, ये ना एक पिरामिड है, पूरा एक पिरामिड स्ट्रक्चर है। और ये जो त्रिकोण है, इसकी जो सबसे ऊपर वाली चोटी है वो है पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। तो पहली चीज तो वो। अब जो बजट में तब्दीलियां की हैं पाकिस्तान मिलिट्री ने, वो इसलिए की हैं ताकि उसे करप्शन कम करना पड़े, क्योंकि कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू होता है उसके अंदर पाकिस्तान मिलिट्री के जो उस स्टेट के कोर कमांडर हैं उससे लेके ऊपर तक सबका एक एक परसेंटेज कुछ ना कुछ हिस्सा शामिल होता है। तो एक तो ये ट्रेंड है पाकिस्तान की। और FATF में बता दो, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। ये जी। वो टास्क फोर्स है जो तय करती है कि अगर मुल्क की इकोनॉमी डिक्लाइन हो रही है तो उसके लिए रेमेडीज लेके आती है, पॉलिसीज लेके आती है कि आप ये वाली पॉलिसीज इंप्लीमेंट करें, आप ये फॉलो करें ताकि इकोनॉमी रिवाइव हो जाए। आपको बेल आउट पैकेजेस मुहैया कराती है। उसके बाद आपकी कंट्री में वो इन्वेस्टर्स को इनकरेज करते आने के लिए। पर पहली चीज मैं ये पूछना चाहूंगा, पाकिस्तान में ऐसा क्या है जो कि इन्वेस्टर को मतलब अट्रैक्ट करे? नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी NRPs। अभी कराची का हमला हुआ। सर, इससे पहले कि आप बताएं इसके कॉन्सेंसस, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि FATF है क्या और ये किस तरीके से दुनिया के जो देश हैं जो आतंकवाद को समर्थन करते हैं उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करती है। देखिए राम, जो FATF है इसका पहले तो मैं दर्शकों को बता दूं आपके प्लेटफॉर्म के जरिए कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इसका नाम। ठीक है, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1989 में बनाई गई थी G7 कंट्रीज के दौरान। तो इसकी नौबत क्यों बनी? FATF का काम है मनी लॉन्ड्रिंग को ट्रैक करना, टेरर फाइनेंसिंग को ट्रैक करना, ठीक है, और अलग से जो फाइनेंसिंग ऑफ जो वेपन्स है, जो ब्लैक मार्केट है हथियारों की, उसमें ये बैक ट्रैक करते हैं कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर स्थित है। ठीक है, और इसके 40 मेंबर हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के। और ये मतलब लोगों को नहीं अरेस्ट, इसका काम लोगों को अरेस्ट करना नहीं है या सैंक्शंस डायरेक्टली नहीं इंप्लीमेंट करती है FATF, बल्कि FATF का काम है कि जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है उसको फ्रीज कर दे। तो कोई भी मुल्क का कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या सर्वर है उसे फ्रीज कर देंगे वहीं पे। ठीक है, फिर एवेल्युएट करेंगे कि क्या ये मुल्क FATF के स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है या नहीं।
ठीक है, म्यूचुअल इवैल्यूएशन होती है, उस मुल्क के भी लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है, जो इकोनॉमिक गुरुज है, ठीक है, या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के, उनको इन्वॉल्व किया जाता है, उनसे प्रूफ मांगे जाते हैं कि भाई आप कह रहे हो कि यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं हो रहा, तो डोसियर देते हैं, ये लो जी ये हो रहा है। तो अगर वो डिनाइल में है सरकार, तो वो प्रोड्यूस करेगी सबूत की भाई ये तो इलीगल है और हम इसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। एक्शन लिया तो क्या लिया, अगर कोर्ट में मामला है तो कब से कोर्ट में मामला पड़ा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली एफएटीएफ हेल्प्स स्ट्रेंथन द लॉज, फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड इन्फोर्समेंट इन द कंट्री जहां पे ये गलत काम चल रहे हैं। सर ग्रे लिस्ट तो काफी अखबारों में छपता है और उसको लेके न्यूज आती है, तो हम इसको जानते हैं। एफएटीएफ के और भी तो पैरामीटर्स होंगे जिनके आधार पे वो देशों को अलग अलग लिस्ट में बांटती होगी, तो ये पूरा क्या स्ट्रक्चर है इनका? देखिए राम, इसके अंदर दो लिस्ट होती है, एक होती है ग्रे लिस्ट, एक होती है ब्लैक लिस्ट, ठीक है। तो ग्रे लिस्ट के अंदर क्या है कि आपके मुल्क के अंदर ये गलत काम तो चल रहे हैं, पर साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे उस टाइम की जो मुल्क में सरकार है वो एफएटीएफ के साथ हैंड इन ग्लव काम कर रही होती है, और ये जो इलीगल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस है इनके खिलाफ एक्शन भी मुहैया कराया जाता है। और तो ये एक जॉइंट कमेटी के तौर पे ग्रे लिस्ट के अंदर काम करता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपका मुल्क ग्रे लिस्ट के अंदर आ गया तो बेसिकली आपका इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस टूट जाता है कि भाई कोई अनसर्टेनिटी बहुत है कि यहाँ पे पैसे डालने भी हैं या नहीं डालने, ठीक है। फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बोरोइंग ऑफ मनी में वो बढ़ जाता है, ठीक है, और विच विल लीड टू ग्रेटर फाइनेंशियल डिक्लाइन बेसिकली, ठीक है। और अब उसका दूसरा पहलू है हाई रिस्क, बेसिकली ब्लैक लिस्ट, ठीक है। तो ब्लैक लिस्ट के अंदर जो मतलब पुख्ता सबूत है कि यस यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हुआ है, सीरियस डेफिशिएंसीज पाई गई हैं, और उस मुल्क की सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही ये फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए, बल्कि इनकरेज कर रहे कि तुम करो। तो एक तो यहाँ पे ब्लैकलिस्ट होते हैं, दूसरा है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन होते हैं, और यहाँ पे ड्यू डिलीजेंस होती है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को बोल देते हैं कि इस मुल्क के खाते सीज कर दो, इनको फ्रीज कर दो, इनके सर्वर्स से बिल्कुल कट ऑफ हो जाओ, इनसे कुछ लेन देन नहीं करना है। तो बेसिकली ये एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट का स्टेटस इफेक्ट होता है, ठीक है। इंटरनेशनल बैंकिंग रिलेशन खत्म हो जाती है लगभग, ठीक है। आप एक्सेस टू ग्लोबल कैपिटल बंद हो जाएगा, आपका कोई बेल आउट पैकेज नहीं मिलेंगे, आपका जो क्रेडिट परसेप्शन है वो इतना बुरा हो जाएगा कि आपको आगे फर्दर लोन ही कोई नहीं देने को तैयार होगा, ठीक है। और बेसिकली जो आपका क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उस पूरे सिस्टम को पैरालाइज कर देती है। ब्लैक लिस्ट में अगर आप आ जाते हो तो वो पूरा सिस्टम पैरालाइज हो जाता है। सर यहाँ पे दो सवाल बनते हैं। एक तो कि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में आतंकवाद गढ़ है, वहाँ आतंकवाद है, वहाँ की गवर्नमेंट एज अ स्टेट पॉलिसी यूज करती है मिलिटेंसी को दूसरे देशों के खिलाफ टेररिज्म को। अब सर इसके बावजूद भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में पहले भी आया, फिर बाहर भी आ जाता है, फिर ये कोशिश हो रही है। तो अगर पाकिस्तान जानती है दुनिया की यहाँ से टेररिज्म फैलता है, इसके बावजूद भी ये कंट्री ग्रे लिस्ट में क्यों नहीं रहती है? देखिए एक कारण ये है कि पाकिस्तान अमेरिका के बहुत क्लोज है, तो कुछ भी काम निकलवाना होता है तो वो अमेरिका के पास पहुंच जाता है कि आप हमारी हेल्प करिए। अब अमेरिका G7 का मेंबर है और उसकी लॉबी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो जैसे अभी जो बेल आउट पैकेज मिला आईएमएफ से पाकिस्तान को, वो इस बदले मिला कि अमेरिका के पास इन्होंने गुहार लगाई कि इन्हें फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, तो उसके बदले अमेरिका ने इन्हें एक लिस्ट ऑफ आइटम्स दिए कि आपने ये हथियार और इतने टाइप के एमुनिशन यूक्रेन को मैन्युफैक्चर करके भेजने हैं, इसके बदले आपको $3 बिलियन का हम आईएमएफ को बोल के बेल आउट पैकेज ग्रांट करवा देते हैं। उसमें भी अमेरिकन सरकार का कुछ परसेंटेज होगा,
फिर आप लगा लो कि पाकिस्तान आर्मी की जो आईएसआई है, पहले वो संभालती थी, अब आईएसआई को साइडलाइन कर दिया गया, तो अब पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इसका जिम्मा लिया है। ऊपर से माफिया इन्वॉल्व है पाकिस्तान का, टेरर तंजीमें इन्वॉल्व हैं। अब तो शोएब अख्तर की जो बात बाहर आई है और शाहिद अफरीदी के जो पुराने प्रो टेररिस्ट बयानबाजी जो करते हैं जिहाद को लेके, वो दर्शाते कि इनके जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसपे पीसीबी सबसे ज्यादा पैसे कमाता है, उसका लिंक दाऊद इब्राहिम के साथ है, जिसके अंदर पाकिस्तान मिलिट्री, पाकिस्तान इंटेलिजेंस, इसके बाद माफिया एलिमेंट हो गया, फिर इनका पाकिस्तान मिलिट्री का नार्को ट्रेड हो गया, जो तीरा वैली में इनके पॉपी फील्ड्स है, और उसका पैसा इन्वॉल्व है। फिर जो क्रिकेट बोर्ड से इनको पैसा आ रहा है वो इन्वॉल्व है। तभी शोएब अख्तर के भाई की डेथ पे लश्कर तैयबा के टॉप टेररिस्ट वहां पे मौजूद थे। तो ये एक क्लोज्ड सर्कल है, इनके रिश्ते आपस में बहुत अच्छे हैं, और एंड ऑफ द डे इनका माई बाप एक ही है, वो है अमेरिका। तो ये उसके पैरों पे गिर जाते हैं, और पैरों पे गिरने के बाद कहते हैं कि आप हमें बेशक नीलाम कर दो, पर फिलहाल लोन दिलवा दो। नीलामी तो इनकी होके हटेगी, मतलब इनकी इकोनॉमी क्रैश करेगी 101%। जिस तरीके से अभी बारिश नहीं हो रही, और इंडस वाटर ट्रीटी को हमने अबेयंस में लिया हुआ है, पानी कम हो गया, उसके बाद अब इलेक्ट्रिसिटी बननी कम हो जाएगी, तो इनकी पावर सप्लाई पे इंपैक्ट आएगा। पावर सप्लाई पे इंपैक्ट आएगा तो इनकी इंडस्ट्री पावर सप्लाई के ऊपर चलती है, वो कब तक कम पावर या पावर शॉर्टेजेस जो होती है तो वो कब तक करेंगे। तो देखिए ये सारा इंटरकनेक्टेड है, और पाकिस्तान का जो अभी वक्त आने वाला है ये सर्दियों तक साफ क्लियर हो जाएगा, जब इनकी कल्टीवेशन के लिए इनको पानी नहीं मिलेगा, इनकी प्रोड्यूस नहीं बन पाएगी, और धीरे धीरे ये जो पाकिस्तान मुल्क है ये भुखमरी की ओर बढ़ेगा। देयर विल बी फेमाइन, लोग छोटी छोटी चोरी चकारियों पे आ जाएंगे, और लॉ एंड ऑर्डर का इशू बढ़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बहुत अपने चरम सीमा पे है पाकिस्तान में। तो अभी ये इम्प्लोड करेंगे, ये आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ होंगे, और इस दौरान पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल टॉप ब्रास है उसमें कुछ लोग बचेंगे, तो वो इमरान खान की पार्टी या फिर पीएमएलएन नवाज शरीफ की, या पाकिस्तान पीपल पार्टी के कुछ लीडर्स जो मेन लीडर्स हैं वो पाकिस्तान में बैठे रहेंगे, वेटिंग की जब हालात बिल्कुल बद से बदतर हो जाए, इनमें से आगे कौन आएगा कि भाई मैं सिचुएशन संभालूंगा। सर, जिस तरह से पाकिस्तान के अलग अलग सूबे में विद्रोह भी चल रहा है, वो भी पाकिस्तान पर सवाल खड़ा करते हैं कि कोई ऐसा सूबा नहीं जहां पर उनकी सरकार को लेकर विद्रोह जारी है। बिल्कुल राम, आप देखिए सिविल अनरेस्ट तो है ही, सिविल डिसोबीडियंस कह दें, सिविल अनरेस्ट कह दें, या फिर आप एक किस्म से कह दें सेक्रेटेरियन वायलेंस, तो शुरू हो चुका है। पहले बलूचिस्तान में ऑपरेशन हेरॉफ हुआ, जिसमें 13 लोकेशंस को हिट किया इन्होंने, की लोकेशंस जो चोक पॉइंट है जहां से सारी फोर्सेस एंट्री एग्जिट करती हैं, तो वहां पे पैरालाइज कर दिया इन्होंने बलूचिस्तान, एक साफ साफ मैसेज दे दिया। फिर इतिहास में देखा जाए तो कराची की स्टॉक एक्सचेंज को भी हिट किया था। अब इन्होंने रेंजर्स के ट्रांसपोर्टेशन डिपो को भी टारगेट किया, जिसके अंदर 70 रेंजर्स के मारे जाने की खबर आ रही है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो ये जो अब खैबर पख्तूनवा में भी इन्होंने बेगुनाह पश्तूनों को मारा है, वहां पे भी अपराइजिंग शुरू हुई भी है। अब पाकिस्तान का जो ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है, जिसके अंदर गिलगिट बाल्टिस्तान है, उनके लोगों ने भी बगावत पे आ गए हैं। तो देखिए ये जो अनरेस्ट है ये फैल रहा है, ये कंटेन नहीं हो पा रहा है, और इन्हें, और देखिए पाकिस्तान मिलिट्री इतनी ओवर स्ट्रेच हो गई है कि इन्होंने सऊदी अरब में भी अपने ट्रूप्स भेजे हुए, अपने एयरफोर्स का भी काफी हिस्सा वहां भेजा हुआ है। ठीक है, 2 स्क्वाड्रन वहां के गए हुए हैं।
तो इनके फाइटर जेट वहां हैं, 25 डिवीजन मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री डिप्लॉयड है सऊदी अरब और यमन के बॉर्डर पे। तो फिर इनके इंटरनल दिक्कतें चल रही हैं अफगानिस्तान को लेके, जिस तरीके से उनके बेगुना 400 पेशेंट मारे इन्होंने, फिर अभी परसों इन्होंने 30 बेगुना बच्चे और औरतों को मारा, कह के कि ये आतंकवादियों को टारगेट कर रहे हैं। तो ये जो इनकी रॉन्ग इंटेलिजेंस है, इनकी रॉन्ग टारगेटिंग हो रही है, ये सिर्फ माहौल को और इंस्टिगेट करेगी और उकसाएगी। और जैसे ये अब नए नए आतंकी गुट बन रहे हैं, जैसे कि जमातुल अरर एक ब्रेकवे फैक्शन है टीटीपी की, अब उसे अपनी चाहिए, उसे अपनी रेलेवेंस चाहिए। उसने फिर ये रेंजर्स के ट्रांसपोर्टेशन डिपो पे अटैक किया। फिर कुछ महीने पहले पीएलए और बीआरएफ और बीआरजी ने एफसी हेडक्वार्टर्स पे भी अटैक किया था। तो देखिए अब गवर्नमेंट फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स टारगेट हो रहे हैं, आईएसआई के भी ऑफिसेस टारगेट हो रहे हैं। तो जो इनके की प्लेयर्स हैं, क्योंकि रेंजर मानी जाती है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है, अगर वहां तक पहुंच चुके हैं बर्बादी के लिए, तो अगला नंबर तो फौज का आया ही हुआ है। फौज तो वैसे ही भाग रही है। बलूचिस्तान में बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के ये कंटोनमेंट से बाहर नहीं जा सकते हैं। इनको राशन प्रोक्योर, ये बलूचिस्तान में कोई इन्हें राशन देने को तैयार नहीं है। इनका राशन अब इस्लामाबाद या पाकिस्तान की दूसरी स्टेटों से कॉन्वॉय के जरिए पहुंचाया जा रहा है बलूचिस्तान, क्योंकि बलूच लोग ने बॉयकॉट कर दिया इनका पूरा सपोर्ट। सर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर मैं आपसे जानना चाहूंगा। ईरान और अमेरिका के बीच में जो शांति समझौता है या शांति को लेकर बात चल रही थी, उस बीच में अभी भी दो अलग अलग बयान आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने रिक्वेस्ट की है कि कतर में बात हो। उसके बाद ईरान ने जवाब दिया कि हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, अभी तक कोई शेड्यूल नहीं है। तो जो अभी शांति समझौते की लेकर बात चल रही थी, अभी भी दोनों राष्ट्रों में एक अलग विपरीत बयान आ रहे हैं। तो अभी उनको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए राम, दोनों के मूड के ऊपर है। ईरान रशिया, चाइना और उत्तर कोरिया के एडवाइस पे चल रहा है। और ये जो पीस डील है, ये पीस डील ने रीराइट कर रही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। मतलब अब ऐसे लग रहा है कि कम्युनिस्ट मुल्कों को ये लग रहा होगा कि वो कम्युनिस्ट रह गए तो अच्छे रहे, डेमोक्रेटिक होते तो अमेरिका जैसा हाल होता आज उनका। तो एक ऐसी माइंडसेट प्रेसिडेंट ट्रंप ने दर्शा रहे हैं अपनी हरकतों की वजह से। अनप्रिडिक्टेबल बहुत है, झूठ बहुत बोलते हैं, दो टुक बयान उनके इतने ज्यादा डैमेजिंग है डिप्लोमेटिकली कि उनके जो खुद के एलाइज थे अमेरिका के, वो सब ने उनसे दूरी बना ली है। और बल्कि G7 में तो अब इंडिया को भी शामिल किया हुआ है इन्होंने। तो देखिए, जो मेच्योर लीडरशिप है दुनिया उसकी कदर करेगी, उससे सलाह मशवरा करेंगे, ना कि किसी इमेच्योर लीडर को बढ़ावा देने के लिए। मतलब G7 में प्रेसिडेंट ट्रंप खुद आके कहता है सबको देख के, आई एम द बॉस। तो भाई तानाशाही करने घर में करो ना, अपने घर के माहौल को सुधारो। पहले ब्लैक लाइव्स मैटर में गदर हुआ, ठीक है, उसके बाद इनकी एप्स्टीन फाइल्स नहीं संभाली जा रही है इनको, ठीक है, प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर पीडोफीलिया का एक धब्बा लग चुका है। अब कब वो इम्पीच हो जाए, लोग ये भी कह रहे हैं कि कभी भी इम्पीच हो सकते हैं। तो इनके आपसी अंदरूनी फर्क इतने हैं पॉलिटिकली, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के, कि ये खुद इंटरनली डिस्टेबलाइज हुए पड़े। स्टेबिलिटी है नहीं इनके आपस में। फिर मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, तो मिड टर्म इलेक्शन जीतने के लिए भी मरता क्या नहीं करता। तो अभी उन्होंने कर दिया। और जहां तक कभी कैलकुलेशन आई है, लगभग 113 बिलियन डॉलर खर्च हुए अमेरिका के। जी। ये जो एक लड़ी है, पूरा जो युद्ध चला है, लगभग डॉलर प्रति दिन का इनका खर्चा हुआ है। ये पुख्ता नहीं है फिगर्स, लगभग है। तो आप सोचे फाइनेंशियल लॉस कितना किया है इस इंसान ने।
इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ी है वर्ल्ड ओवर, एशिया को इसके ऊपर भरोसा नहीं है, और जिस तरीके से पीस डील अभी बहुत ही सेंसिटिव है, मतलब एक पल नहीं लगेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा मिलिटरीली कॉन्टेस्ट करने के लिए कि भाई ब्लॉक कर दिया स्ट्रेट, तो अब क्या करोगे फिर? ठीक है सर, एक पहलू इसमें और सामने आ रहा है। वो एक खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया पर वो प्रेशर डाल रहे हैं कि लेबनान में जो हिजबुल्लाह है उनसे वो और जो शिया मिलिटेंट्स हैं या शिया टेररिस्ट हैं उनसे लड़े। ये सीरिया का रोल अब इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में क्या आ रहा है? डोनाल्ड ट्रंप सीरिया पर प्रेशर क्यों डाल रहे हैं, ये बताएं। देखिए, मैं एक चीज बताऊंगा कि जब हिजबुल्लाह पे हमले हो रहे थे इजराइल के द्वारा, तो सीरियंस सेलिब्रेट कर रहे थे। ठीक है, तो बेसिकली जो सीरिया की पॉपुलेशन है वो एंटी हिजबुल्लाह है, और जो सिविल वॉर की स्थिति सीरिया में आई उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है हिजबुल्लाह का। और हिजबुल्लाह ये मुल्क को डोमिनेट करना चाहती थी, सीरिया को अपना दबदबा बना के और इंटरफेरेंस करके, जिसकी वजह से सीरियंस डू नॉट लाइक द इरानियंस नॉर हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह की कैजुअलिटी होती है तो सीरिया में पटाखे और रॉकेट्स, जो पटाखे वाले रॉकेट है वो फोड़े जाते हैं, एक जश्न का माहौल होता है कि हिजबुल्लाह को और मारा जाए, क्योंकि सीरिया ने भी बहुत सफर किया है हिजबुल्लाह के हाथों। और जिस तरीके से पावर सीज की है हिजबुल्लाह ने लेबनान में, वो सेम पैटर्न उसने सीरिया में भी ट्राई किया था अप्लाई करने का, पर वो नाकाम रहे। तो ये सारी चीजों को मन में रखते हुए एक चीज तो तय है कि सीरियंस कभी भी हिजबुल्लाह को कभी ना ही सपोर्ट करना चाहते हैं, ना ही खुद को इन्वॉल्व करना चाहते हैं एक और कॉन्फ्लिक्ट में, क्योंकि देखें बड़ी मुश्किल से सीरिया अभी सिविल वॉर से बाहर निकल के आया है। वो अब अभी सिर्फ अपने पैर जमा रहा है, और बल्कि इजराइल ने इनके मिलिट्री हेडक्वार्टर पे भी बॉम्बिंग की, काफी किलोमीटर सीरिया के बॉर्डर के अंदर भी आके ऑक्यूपाई करके रखा है सीरिया, पर सीरिया ने बोल दिया कि वो जंग नहीं लड़ेंगे। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है। यस। और जो एक जूइश ट्राइब है, प्रो जूइश ट्राइब सीरिया में, इसका काफी नरसंहार कर रहे थे सीरियंस, तो इजराइल ने बोला कि ये वाली ट्राइब का आप नरसंहार नहीं करोगे। उसको लेके फिर सीरियंस ने अग्री किया कि भाई कोई लड़ाई नहीं करेगा, वरना हॉस्टिलिटीज दोबारा शुरू हो जाएगी। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम पहलुओं को समझाने के लिए। यदि आपके मन में भी जियो पॉलिटिक्स से संबंधित कोई सवाल है जो आप मेजर समरपाल सिंह तुर से पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके साथ ही ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।